चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का टेलीस्कोप। देखो, टेली मतलब आप जानते होंगे, टेली वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, टेलीफोन। तो टेली मतलब होता है दूर, और स्कोप मतलब दिखना, पहले बताया था हमने, माइक्रोस्कोप मतलब। तो दूर की चीजों को जो दिखा दे उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। आपने टेलीस्कोप देखा होगा, पिक्चर में लोग दिखाता है, ऐसा रहता है। कोई कोई लोग खरीद के रखता है चांद वांद देखने के लिए, देखे होंगे, ऐसा लंबा सा रहता है, स्टैंड पर खड़ा, फिल्म में देखे होंगे। ऐसा रहता है टेलीस्कोप, बच्चों ध्यान देंगे अगर आप तो। यह है टेलीस्कोप, आप छतों पर बहुत सारे लोग लगा लेता है चांद देखने के लिए, ठीक है। तो यह टेलीस्कोप है। तो टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब दिखना। तो टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो दूर की चीजों को दिखा देता है पास में और क्लियर, ठीक है। यानी ये मून, स्टार, प्लैनेट्स देखने के काम आता है। तो टेलीस्कोप क्या हो गया? द डिवाइस विच इज used to see clear image of far objects, या डिस्टेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंट बढ़िया वर्ड है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बच्चों दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरे को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्शन वर्ड सुनते किसके याद आ रही? लेंस की कि मिरर की? तो मिरर की। तो इसमें मिरर यूज होता है, और इसमें लेंस यूज होता है। इसलिए इसका नाम रिफ्रैक्टिंग रख दिए। ठीक है बच्चों, इसमें लेंस यूज होता है और इसमें मिरर यूज होता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी दो टाइप का है। एक है टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है एस्ट्रोनोमिकल। टेरेस्ट्रियल का स्पेलिंग चेक करना बच्चों, ठीक है क्या? देखिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये इस्तेमाल होता है यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ही दूर की चीज, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो दूर का, फिल्म में जो आप देखते हो दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूरबीन सुने हो? खैर, दूरबीन तो इसको ही बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मतलब यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, ठीक है। इसका फाइनल इमेज सीधा बनता है, फाइनल इमेज इज इरेक्ट। फाइनल इमेज सीधा बनेगा। जैसे मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, घोड़ा का रेस देख रहे हो, हॉर्स रेस, उल्टा बन गया तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सीधा इमेज बनाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या हो गया? इसमें 3 गो कन्वेक्स लेंस यूज होता है इसमें, ठीक है। सीधा करने के लिए एक लेंस लग जाता है एक्स्ट्रा, 2 गो, जैसे यहां पे 2 गो से काम हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन स्पेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में कौन कौन है बताइए? चाचा, नाना, दादा जो मर गए वो लोग गए हैं अंतरिक्ष में? नहीं। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इसका जो फाइनल इमेज होता है वो उल्टा होता है। तो कोई बोला उल्टा चंदा दिख रहा है,
अबे यार चांद तो गोल है, प्लैनेट गोल है, उल्टा दिखे या सीधा दिखे क्या फर्क पड़ेगा? एक बॉल ले ले, हम बॉल को ऐसे दिखा दे ऐसे दिखा दे तो वो बॉल ही दिखेगा ना, कुछ और दिख जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल इमेज जो है वो उल्टा, उल्टा को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। और एक बात है, इसमें दो ही को कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो ये जो बना है बोर्ड पर बच्चों, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, खगोलीय टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल का पहचान है, दो गो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, दो गो कॉन्वेक्स लेंस, तीन गो दिखेगा तो समझ जाना पृथ्वी पर वाला घोरा रेस देखने वाला है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग लास्ट में पढ़ेंगे, इतना नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज इसी के जैसा सेम फार्मूला है इसका, बस प्लस साइन है। देखो इसका उल्टा इमेज है तो माइनस साइन है, इसका सीधा इमेज है तो प्लस साइन है, बस इतना ही अंतर है। तो टेलीस्कोप में आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। टेलीस्कोप यानी जो दूर की चीजों को पास में दिखाए, क्लियर दिखा दे। और दो प्रकार से होता है, एक रिफ्रैक्टिंग जिसमें लेंस लगता है रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्टिंग जिसमें मिरर लगता है। रिफ्रैक्टिंग का दो गो टाइप है, एक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी पर ही दूर की चीजों को दिखाता है वो, जैसे क्रिकेट मैच, घोड़ा रेस, हॉर्स रेस, देखे होंगे ना, दूरबीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बाइनोकुलर्स जो मिलता है बाजार में, वो ये वाला है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होगा, तो ये यूज होता है स्पेस में, कोई चीज है अंतरिक्ष में, उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी या हेवेनली बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी सुने होंगे, सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट, इनको देखने काम आता है। फाइनल इमेज इसका उल्टा बनता है, और इसमें दो ही को कन्वेक्स लेंस है, बोर्ड पे जो फोटो बना है वो उसी का है। चलिए, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू सी द इमेज ऑफ स्टार, मून, प्लैनेट, स्पेस। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? खगोल, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी निकालने के काम आता है। तुमको एक जानकारी की बात बताते हैं, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का नाम क्या है? हबल, हबल टेलीस्कोप सुने होंगे आपने। कहाँ प्रेजेंट है ये? अंतरिक्ष में लगा हुआ है, ऊपर ही लगा है, वही फोटो भेजता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें बड़े बड़े लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बच्चों दो गो कॉन्वेक्स लेंस होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें किसका फोकल लेंथ बड़ा है? तो ऑब्जेक्टिव का, उल्टा है। देखो बच्चों ये उल्टा है, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सामने वाला छोटा पीछे वाला बड़ा, इसमें उल्टा, याद रहेगा इसे। तो इसमें क्या है? फोकल लेंथ एंड एपर्चर, एपर्चर समझता होगा, लंबाई लेंस की, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर, इज मोर, ठीक है। यानी आपको फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ आईपीस, इसमें ज्यादा कौन होगा? ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये दूर की चीजों को देखना है, इसका फोकस बड़ा होना चाहिए ना। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी पे। तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ बनेगा बताइए? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है बताइए? एट फोकस, तो एफ ओ। तो देखो ये फोकस पर ये बन रहा है इमेज, पहला वाला। तो यहां से यहां तक की दूरी तो हमको पता चल गई, एफ ओ है, समझ में आया ना? फोकस पर बन रहा है, ओके। और ये हो जाएगा यूई, यूई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। ये कहाँ रहता है? देखो आईपीस ये वाला जो आता है वो कहाँ आता है? हमेशा एक ही कंडीशन है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कल 3 बार हो गया है, और अभी नहीं समझ में आया तो तुम लोग पिटाने लायक हो। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए, ताकि उसका फाइनल इमेज क्या बन सके? बड़ा वाला बन सके। अच्छा, फिर अगर आप बात करो आईपीस लेंस की, और आई लेंस, आई लेंस की बात करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है? उसका ऑब्जेक्ट ये है, ए डैश बी डैश। कहाँ आता है ये आता है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखो मैं सब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एफ ई बिटवीन, बिटवीन ऐसा लिखना चाहिए, बिटवीन एफ ई एंड ओ। और इमेज, इमेज है बच्चों ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज।
फाइनल इमेज, बढ़िया है। चलिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो ये बनता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, बनता है ना। तो ये अल्फा मान लिया हमने, तो ये भी अल्फा हो गया। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये लाइन ऐसे जा रही है। तब हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना है डी पे रखने पे। तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है, तो इंफिनिटी मान लो डी के बराबर होगा, तो वो एंगल अल्फा बना। तो यहां भी अल्फा बनेगा, वर्टिकल अपोजिट से ये ऑब्जेक्ट है मान लो। तो आप इसको tan अल्फा tan बीटा लिखते हैं, पता ही होगा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। अब आप पुट फाइंड कर लो tan बीटा tan अल्फा। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेते हैं a डैश b डैश o1, a डैश b डैश o1, tan अल्फा झट से बता दो क्या वैल्यू आएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या आएगा a डैश b डैश अपॉन बेस किसके बराबर है, fo। fo है कि नहीं है, बेस किसके बराबर है, fo। साइन पॉजिटिव होगा इधर है तो। अच्छा अब आ जाओ इन ट्रायंगल, जैसे हम बताया वैसे ध्यान देना, नहीं तो आएगा नहीं, पेपर में आता है सब, a डैश b डैश अपॉन सॉरी a डैश b डैश o2। फिर से tan बीटा निकालो, इसमें भी a डैश b डैश वाला लेंगे ताकि वो कट जाए, a डैश b डैश अपॉन निगेटिव में लेना चाहिए, नीचे है तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, निगेटिव है लेंगे ना नीचे है तो, अपॉन ue माइनस ue होगा, इधर है तो सामने। अब आपको देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, बीटा बाई अल्फा, तो tan बीटा वाला ऊपर डालो, a डैश b डैश बाई माइनस ue अपॉन इसको नीचे डालो, a डैश b डैश अपॉन fo। ये पलट गया तो fo बाई ue, ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला। याद है मेन फॉर्मूला आने के बाद दो गो स्पेशल केस चलता था। उसके बाद आएगा बच्चों लेंथ ऑफ ट्यूब, इधर का मिटा दे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का मिटा दे रहे हैं। लिख रहे हैं m का फॉर्मूला माइनस fo बाई ue, ठीक है। आपको याद होगा लेंथ ऑफ ट्यूब, ये भी बार बार हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब की लंबाई यहां से यहां तक होती है, ट्यूब की लंबाई इस लेंस से इस लेंस तक के बीच की होती है, एक किनारे पर एक लेंस, एक किनारे पर एक लेंस। तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए बीच वाला प्लस करना है, दिख रहा है दो को लेना है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए fo का भी मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है साइन नहीं लेना है, और प्लस ue का भी क्या नहीं लेना है, साइन। इसमें साइन बिना रखना, आंसर भी बिना साइन का आएगा, आपको खुद सोचना है साइन। क्लियर है था, कल क्वेश्चन किए ना। तो ये आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब। अब आते हैं दो स्पेशल केस। पहला केस वन, केस वन क्या होता है बताइए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट राइट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में रिलैक्स्ड होता है ना आई, और मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है क्या कि मैक्सिमम होता है, बोल भी नहीं रहे, मिनिमम होता है। कहाँ मान लेते हैं, कहाँ मानते हैं ऑब्जेक्ट दूरी, ue, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कि इमेज इंफिनिटी पे, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज चला जाएगा इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एफ ई बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पे होगा, यानी यू ई बराबर हो जाएगा एफ ई के। इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लो। देन m का वैल्यू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या शो करता है, गलत। तो यहाँ अगर तुम रियल बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये तो वर्चुअल बनाता है, बेवकूफी ना करें। माइनस साइन बताता है उल्टा इमेज, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। फाइनल इमेज उल्टा है, ये दिखाता है माइनस साइन।
और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में लेंथ ऑफ ट्यूब तो एफओ और यूई, तो यहाँ ले लेंगे एफओ, यूई की जगह एफई डालना है प्लस एफई। यह मॉडुलस का साइन लगा रहे हैं बच्चों, मॉडुलस समझता है ना, मैथ वाला को समझता होगा। इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं केस टू। केस टू क्या मानते थे बताइए, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, ये वाला जो इमेज है वो डी पे बनना चाहिए, आपके आंख का 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज डी पर बनेगा, इसमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आता है। मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है तो आपको याद होगा इसमें कैसे कहानी था, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दे, क्या इसका याद होगा ना तुमको, क्या होता था 1 प्लस डी बाई एफ, ऐसा हो जाता था ना। नहीं याद है तो हम आपको बना के दिखाते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते थे आईपीस के लिए, यूज लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस लेंस, फॉर आई लेंस के लिए। तो इमेज दूरी, इमेज कहां चला जाएगा माइनस डी, ऑब्जेक्ट किसके बराबर माइनस यू ई, और फोकल लेंथ एफ ई, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये वैल्यू डाल दो, -1/d माइनस माइनस 1/u e 1/f e, ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो प्लस 1/u e इक्वल टू 1/f e प्लस 1/d। अब d से मल्टीप्लाई मत कर देना, मूर्खता ना करें, इसमें वैल्यू डालना है, तो इसमें डालना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में डालना है। तो इसमें d है नहीं, इसमें 1/u e का वैल्यू डाल दो, 1/u e का वैल्यू डाल दो। या इसको एफ ई से मल्टीप्लाई कर दो ऐसा लाने के लिए, एफ ई से कि एफ ओ से, एफ ओ से, चलो जाने दो। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट ये इक्वेशन में डालो, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ 1/u e, दिख रहा है 1/u e, 1/u e की जगह क्या डालना है बताइए, 1/f e प्लस 1/d। अब आप क्या करो, इसमें से f e कॉमन ले लो, तो कोई चीज कॉमन लाने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आप क्या करो, इसी से एफ ई से अंदर मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, डिवाइड वाला को बाहर रख लो, मल्टीप्लाई वाला अंदर गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई एफ ई 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एफ ई अपॉन डी। देख लेना हजम हो गया क्या, नहीं तो बाद में समझेगा नहीं घर जाके। एल बराबर, एल में कुछ चेंज नहीं होगा, एल में कुछ चेंज नहीं होगा, एल हो जाएगा एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, हम इसको घेर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक बार समझ लिया हमने, एफ ई कॉमन ले लिया, आपको जैसे करना है कर लो, एफ ई कॉमन ले लिए ऐसा बन गया। हो सकता है बायोलॉजी वाले बोल रहे होंगे सर नहीं समझा रहे हैं, बता दे रहे हैं फिर से, देखो एफ ई से डिवाइड कर दिए और एफ ई से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसी चीज से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, तो कट के वैसे ही हो सकता है। तो डिवाइड किए तो डिवाइड वाले को बाहर रख लिए, मल्टीप्लाई वाले को अंदर जाने दिए, तो एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई कट गया 1 एफ ई बाई डी। क्यों ऐसा किए कोई बोला, तो एफ ओ बाई एफ ई बनाने के लिए। इससे क्या होता है याद करना आसान, देखो इसका भी एफ ओ बाई एफ ई, इसका भी एफ ओ बाई एफ ई, अंतर है इसमें सिर्फ एफ ओ बाई एफ ई है, ओहो सॉरी एफ ओ बाई एफ ई होगा, सिर्फ एफ ओ बाई एफ ई है, और इसमें एफ ओ बाई एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाई डी है, देखना उल्टा ही है, 1 प्लस डी बाई एफ नहीं है, 1 प्लस एफ ई बाई डी है। तो ये हो गया बच्चों मैग्निफिकेशन ओवर। अब हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेशल याद होगा कौन कौन दो स्पेशल केस है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है एफ ओ प्लस एफ ई, कितना मस्त है। दूसरा केस हो जाता है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये डायग्राम को खा जाए क्या हम, आ जाओ सर कोई जरूरत नहीं है उसकी।
फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये हो गया कहानी। दूसरा फॉर फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज डी पर होगा तो मैग्निफिकेशन आ जाता है FO बाई FE 1+ फोन हो गया 1+ D बाई FE। लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा आपको FO प्लस UE। ओके, बढ़िया है। ये आपके कंक्लूजन हो गए बच्चों, आप इसको याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन पेपर में तो आता है डेरिवेशन, तो आपको डेरिवेशन भी आना आवश्यक है। चलिए एक आधा क्वेश्चन उड़ा देते हैं इस पे हम लोग जल्दी से फटाफट। अच्छा, पेपर में एक चीज और कभी कभी आ जाता है कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है इसको बढ़ाओगे कैसे। तो आप फार्मूला जानते हो, ये तो आना चाहिए हर फिजिक्स स्टूडेंट को। फार्मूला जानते हो ना, आप फार्मूला देख करके बता दो। देखो क्या आप करोगे तो फोकस बढ़ जाएगा। देखो m का फार्मूला FO बाई UE, तो इसमें कौन कौन है, FO है UE है, तो क्या करेंगे तो बढ़ेगा बताओ। एक तो FO बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो, FO इंक्रीज करो तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, ये ऊपर ऊपर है तो। और UE को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, UE को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ये सब। और आंख को पास में रखो, ये हमें शुरू दिन ही बताया था ना कि आंख को जितना पास में रखोगे उतना बड़ा दिखेगा। तो एक आई वाला पॉइंट हर जगह चलता है, अब बाकी यहां से, ठीक है बच्चों। और आप लेंथ ऑफ ट्यूब भी बढ़ा सकते हो। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब आप बढ़ाओगे तो FO बढ़ेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ाओगे तो भी FO बढ़ जाएगा, तो काम आपका हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ा लो। देखो 3 फैक्टर आ गया, यही क्वेश्चन तीनों में आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब में आता है। राइट द मेथड टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस। मतलब तरीका बताइए कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैसे बढ़ेगा। एक पॉइंट सब में चलेगा, आंख को एकदम क्लोज में रखो, क्लियर। एक लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ा दो, 2 क्लियर है, जिसमें इसमें ट्यूब है। सिंपल में मत बोल देना, सिंपल में ट्यूब नहीं था। दूसरा फार्मूला देख लो आप, फार्मूला में जो ऊपर है वो बढ़ा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नीचे वाला वो घटा दो, क्लियर हो गया। अब आप यहां से भी इसको बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव का फोकस ज्यादा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या होना चाहिए, ज्यादा, और आईपीस का क्या होना चाहिए, कम। तो देखो तुम टेलीस्कोप बनाते समय ऑब्जेक्टिव का ज्यादा रखे हैं फोकस और आईपीस का कम रखे। ये बात क्लियर होगा क्यों ज्यादा कम रखे हैं, टू गेट मोर मैग्नीफाइंग पावर, टू गेट मोर मैग्नीफाइंग पावर। अगर आपको ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का फोकस बढ़ा लो और आईपीस का छोटा करो। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, फट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, साइड और स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। देखिए बच्चों, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एनसीईआरटी में टेलीस्कोप नहीं है, तो इससे लिए अगर आप बोर्ड बैच वाले हैं तो आपको ये देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लें, ठीक है। अगर आप बाकी जेई नीट के हैं तो आप देखें, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप। देखिए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक फील्ड लेंस है और आई लेंस है। देखो हमने बोला भी था 3 गो लेंस होगा, देखो 3 गो लेंस है, ठीक है। एक लेंस बस सीधा कर रही है, तुम देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज इसका है, इसका, इस लेंस का ये कांड है, मतलब ये बस सीधा करने के लिए आया हुआ है। तो इसमें कहानी क्या हम आपको बहुत आसानी समझा देते हैं, बस आपकी पूरा इमेज वाला कंडीशन क्लियर होना हम बार बार बोलते हैं, जब पढ़ा रहे थे बोले थे। देखिए सबसे पहला कहानी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, एकदम आप इस सब लिखाएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लाइट चली, पैरेलल आई कहाँ मिलती है, फोकस। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि पहला वाला जो इमेज बन रहा वो इस लेंस के फोकस पे है, यानी FO इस लेंस के फोकस पे है उसके, ओके बहुत बढ़िया बात है। अब ये दूसरा वाला लेंस हम ऐसा फिट करके रखेंगे कि जहां ये इमेज बनेगा वहां इसका 2F होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2F इस लेंस का, मतलब यहां से ये दूरी डबल फोकस है, समझता है, डबल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप सुने होंगे कि 2F पर अगर ऑब्जेक्ट रहे तो इमेज भी 2F पर बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो हम ये उल्टा रखें तो पलट जाएगा, ये बात क्लियर हुआ। 2F पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने पर बनेगा, जल्दी बोलो, 2F पर इमेज भी कितने बनेगा, 2F पे। बाकी इसकी कहानी हमेशा सेम रहती है, इसके फोकस को हम आगे पीछे खसका सकते हैं, ऐसा खसका देंगे ताकि जो ये इमेज आना चाहिए A' B' वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आना चाहिए। क्लियर है, वही कहानी है, वही कहानी है, ताकि इसका वर्चुअल इमेज बन जाए सीधा वाला। क्लियर हो गया, फिर से एक बार सुन लो। पहली बार इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे बना, जहां पे इसका फोकस आ रहा वहीं पे इसका 2F होता है।
जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, पलट जाता है, तो ये पलट गया। मतलब इसने बस सीधा किया, मैग्निफिकेशन नहीं किया। मेरी बात को समझना, इसने मैग्निफिकेशन नहीं किया बिकॉज इसका मैग्निफिकेशन 1 होगा। आपको याद है हम एक फॉर्मूला बताए थे कि 3 लोग मिलाए हैं तो इसका मैग्निफिकेशन इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ फील्ड लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ऐसा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए इसका मैग्निफिकेशन कितना? 1। क्यों 1? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है? इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन 1 1 1 कट जाएगा, hi/ho कट जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब बचा ये दोनों, यानी बिल्कुल इसका मैग्निफिकेशन सेम होगा किसके जैसा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के जैसा। तो आप एकदम पहला पॉइंट ये लिख दो, इट हैज सेम मैग्नीफाइंग पावर, इट हैज सेम मैग्नीफाइंग पावर एज किसका? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के जैसा इसका सेम मैग्नीफाइंग पावर है बच्चों, एकदम सेम। बस चेंज क्या है? द ओनली चेंज इज फाइनली में सीधा है, बस यही चेंज है। द ओनली चेंज इज टेरेस्ट्रियल नहीं, द ओनली चेंज इज ओ सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल, बड़ा ये सब ध्यान देना रे, एस्ट्रोनॉमिकल होगा। द ओनली चेंज इज फाइनल इमेज इज सीधा, सीधा क्या बोलते? इरेक्ट, इरेक्ट, ठीक है। बस तो क्या चेंज होगा आपको पता भी है, इरेक्ट होने पर मैग्निफिकेशन का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए तो मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लेते हैं। पहला हो जाएगा फॉर्मूला -FO, तो m इक्वल टू आपने पढ़ा है वहां पे FO अपॉन FE, माइनस में पढ़ा, बस यहां पर प्लस साइन लगा लो। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं अच्छा, एक चीज बदलेगा, एक चीज जरूर बदलेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब। ओ तेरी, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से यहां तक का होता है, यहां से यहां तक, ये यूई है आपका, यूई। तो आप देखो लेंथ ऑफ ट्यूब हम यहां लिख ही दिए सबका दूरी, तो लेंथ ऑफ ट्यूब बच्चों हो जाएगा, बता रहा इसमें देखो FO प्लस ये देखो ये 2f और ये 2f कितना हो जाएगा? 4f प्लस UE, यानी इसका लेंथ ऑफ ट्यूब ज्यादा होता है, इसका लेंथ ऑफ ट्यूब मोर है। ओके, ये कौन सा केस था बताइए? ये केस 1 था सही, केस 1 कब के लिए है? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। उसके बाद आते हैं केस 2, यहां लिख लेते हैं, when final image is at D, जब फाइनल इमेज D पे बनेगा तो m का वैल्यू हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे FO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस D बाई FE था कि FE बाई D था? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। FE बाई D था, उल्टा था। और लेंथ ऑफ ट्यूब भी बदल जाएगा, FO प्लस 4F प्लस, याद होगा क्या चेंज था? UE के जगह FE आ जाता है, याद है ना? तो यहां पर भी FE हो जाएगा, बस 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 बस। तो यह है बच्चों फार्मूला, इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बोला कहे सर कहे कि वही वाला डेरिवेशन में छापना जाता है, बट छापेंगे नहीं, इसका डेरिवेशन कोई पूछता नहीं। चलिए तो आई थिंक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ FE होगा क्योंकि फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे होता है तो UE किसके बराबर हो जाता है? FE के होता है ना। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे जाएगा तो UE किसके बराबर होगा? FE के। यहाँ क्या होगा? UE। यहाँ क्या होगा बच्चों? UE होता है। ओके चलो, यहाँ 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है? दोनों क्वेश्चन टेलीस्कोप का ही है, पढ़ लिया। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा रहता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दिख रहा है? इसका मतलब रिफ्लेक्शन वाला भी टेलीस्कोप होता है, ये रिफ्रैक्शन वाला है। जब भी रिफ्रैक्शन वाला बोले तो समझ जाओ लेंस है उसमें। अच्छा, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये भी बोल दिया। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहां चला जाएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे। देखिए एक बच्ची बोल रही थी कि मेरे को नींद आता है क्लास में। नींद इसलिए आता है क्योंकि आप क्लास में बोलते नहीं है। जब जब हम पूछे आपको फटफट जवाब देना चाहिए।
जो बोलते रहोगे तो नींद नहीं आएगा, नहीं बोलोगे तो सोओगे ही, सो फिर किस्मत सो जाएगा तुम्हारा। अगला मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया 5, यानी m दे दिया है 5। अच्छा टेलीस्कोप है, ठीक है ना, चाहो तो -5 लिख सकते हो बिकॉज का -5, लेकिन लिखा नहीं इन्होंने कौन सा टेलीस्कोप, तो जाने दो +5 रख दो। इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी ट्यूब की बात कर रहा है, टेलीस्कोप की लंबाई यानी एल की बात कर रहा है 150 सेंटीमीटर, तो आपको FO और FE बताना है। कंडीशन कौन सा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, ध्यान दें, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फार्मूला याद होना चाहिए, बस फार्मूला का ही खेला है इसमें, और कुछ दिमाग नहीं है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का आई थिंक m का फॉर्मूला आपने याद किया होगा FO बाई FE, और L का फॉर्मूला था FO प्लस FE, यही था ना, बस जमला का, यस। तो L का वैल्यू, दो इक्वेशन बन जाएगा, 150 इक्वल टू FO कितना है पता नहीं, FE कितना है ये भी तो पता नहीं, इक्वेशन नंबर 1। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, मैग्निफिकेशन 5, माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, नहीं तो यहाँ भी साइन मत रखो, यहाँ मत रखो, कट ही जाएगा ना रखोगे तो, ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ FE इक्वल टू FO, इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये 150 इक्वल टू 5 FE प्लस FE, सही है, तो 150 इक्वल टू 6 FE, तो 150 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू FE, बताओ कितना आ रहा है, बताइए बच्चों कितना आ रहा है, 25, कैसे बता रहे हैं जल्दी, 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर FE। जब FE आ गया तो इसमें डालने का FO आ जाएगा, FO आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ FE, यानी 5 इंटू 25 दैट इज 125 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान है, आपको भारी लगा नहीं होगा। अब आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन थोड़ा हम पढ़ देते एक बार। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का FO दिया है, देखो लेंस दोनों कॉन्वेक्स है, फोकस प्लस में लेना 100 सेंटीमीटर, आईपीस का 5, 100 और 5, देखो इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, मतलब LDDV मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिमाग थोड़ा यूज करो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पढ़ाया था हमने, नाम बोले थे, बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में लिख दिए LDDV, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, D का वैल्यू लिखा है 25, तो इसको देख के याद आ जाएगा। फाइंड MNL, यानी जस्ट इसका उल्टा, इसमें MNL दिया था, FOFE पूछा, इसमें FOFE दिया है, बट इसका कंडीशन अलग है, ये D पर बन रहा है, ये किस पे बन रहा है, D वाला कहानी है ये। चलिए आई होप कर लेंगे आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बोले तो चालू करना है, मार का झापर में लिमिटेशन, लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड, इसका मतलब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो क्या, झूठ बोल रहा है तो एनसीईआरटी पढ़े सब, हम आपको एनसीईआरटी से ही बेस, मेरा बेस बुक एनसीईआरटी रहता है, आप ये देखो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमने लिखे, पढ़ना आज जाके मिलेगा। चलिए तो अगले छोटा सा एक टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो लेंस वाला टेलीस्कोप है,
वो होते हुए मिरर वाला टेलीस्कोप क्यों बनाया गया? तो भाई इसमें कुछ तो प्रॉब्लम निकाला गया होगा, तो वही लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहला लिमिटेशन है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, आपने देखा था कि टेलीस्कोप का पहला वाला लेंस बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा चाहिए। अभी बहुत बड़ा के चक्कर में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। बड़ा क्यों रहता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। देखो दूर से लाइट आता है, इनफाइनाइट से आने वाला लाइट बहुत कम होता है, तो अगर ये बड़ा रहेगा तो ज्यादा लाइट घुसेगा तो थोड़ा इमेज क्लियर दिखेगा। तो ज्यादा लाइट कलेक्ट करने के चक्कर में इसको हम लोग बड़ा करते हैं। उसके बाद ये कॉस्टली हो जाएगा, इस वजह से बड़ा लेंस तो महंगा होगा। डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, बनाना भी मुश्किल होगा। कंपनी इतनी बड़ी लेंस कैसे बनाएगी? लेंस कांच वांच का बनता है, बहुत मुश्किल काम है। सोचो कितना बड़ा कांच का गोला लेंगे, काटेंगे, बहुत टेंशन वाला काम। तो ये बनाना भी मुश्किल है कंपनियों के द्वारा, क्योंकि कैसे लेंस कैसे बनता है? दो स्फेरिकल सरफेस ज्वाइन रहता है, मुश्किल काम थोड़ा। अगला डिफिकल्टी इन मैकेनिकल फिटिंग, माने इसको कहीं लगाने में भी प्रॉब्लम है। अब हबल्स इतना बड़ा टेलीस्कोप है, इतना बड़ा, ये मेरे बिल्डिंग इतना बड़ा टेलीस्कोप है, सोचो। अब सोचो इतना बड़ा टेलीस्कोप को कैसे ले गए होंगे, कैसे लगाए होंगे, अरे ज्यादा जान हलक में आ गई। तो कितना मुश्किल है इनका फिटिंग उटिंग। उसके बाद दो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ से सवाल आता है जेईई नीट में, यहाँ से आया सवाल, ये क्या होता है, इसको कैसे ठीक करते हैं, ये सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। बी अवेयर अबाउट इट। स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन, ये दोनों होता है। एनसीईआरटी में देखो ऐसा लिख दिया होता है। अब बताने वाला कौन? टीचर। बताओ कैसे, क्या है ये, ठीक कैसे करेंगे इसको? तो आते हैं हम लोग। देखिए स्फेरिकल एब्रेशन आई थिंक हमने बताया है पहले, बताया ना, मिरर में भी। Yes. मिरर में बताया है क्या क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन? किसी को याद है? चलिए, किसी को स्फेरिकल एब्रेशन याद है क्या? ठीक है, मिरर में हमने ये पढ़ाया आपको, आप लोगों को याद नहीं आ रहा है। देखो तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? तो जो बड़ा अपर्चर का मिरर होता है बच्चों, लार्ज अपर्चर का जो मिरर होता है, उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ याद आ गया। ठीक है, लार्ज अपर्चर का जो मिरर है उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनसे जो पैरेलल आती है लाइट रे, मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे, याद आ रहा होगा नाम। Yes. तो ये क्या कर पाते हैं? एक जगह उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद हैं साले, ये ऐसे ऐसे बगड़ा देंगे। अब बताओ हम किसको फोकस माने? मार्जिनल रे को अलग इकट्ठा करेंगे और पैराक्सियल रे को अलग। मार्जिनल रे याद है, दूर वाला, पैराक्सियल पास वाला। तो ये जो कांड हो रहा है मिरर में, इसको हम स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। को बोला मिरर में ही हो रहा है, लेंस में नहीं होगा? अबे लेंस में भी होगा। लार्ज एपर्चर के साथ प्रॉब्लम है, और तुमको दिख ही रहा है कि यहाँ पर लार्ज एपर्चर चाहिए, कहीं तो भी लिखा था हमने? नहीं, ये क्या लिखा है? तो लार्ज एपर्चर के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो दूर वाले लाइट हैं उसको थोड़ा आगे भेज देता है वो, एक पॉइंट पे तो पक्का नहीं कलेक्ट करेगा। देखो, और जो पास वाले लाइट हैं उसको थोड़ा सा अलग, ज्यादा दूर नहीं होता, एकदम थोड़ा सा, बट फिर भी एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाता है। देख लो, देखो देखो क्या ये पेड़ है। लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर, यानी ये प्रॉब्लम बच्चों मिरर और लेंस दोनों के साथ है। बढ़िया बात है। तो क्या होता है इसमें? तो हम आपको लिख दे रहे हैं इसका डेफिनेशन। द इनएबिलिटी, ये शायद लिखा है आपके कॉपी में, ऑफ मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर, ऑफ लार्ज एपर्चर मिरर और लेंस। द इनएबिलिटी, ये इनएबिलिटी है, द इनएबिलिटी ऑफ लार्ज एपर्चर मिरर और लेंस टू कलेक्ट या टू कन्वर्ज पैरेलल लाइट रे एट वन पॉइंट। हिंदी में समझ लो आप कि एक बिंदु पर वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन का कोई स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो इससे एमसीक्यू आते हैं, आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर पाता है,
किसको नहीं कर पाता, पैराक्सियल और मार्जिनल को आगे किसको भेजेगा, तो मार्जिनल को आगे भेजेगा, पैराक्सियल को थोड़ा पीछे। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करोगे, इसको दूर करने के लिए मिरर में आप पाराबोलिक मिरर यूज कर लो, पाराबोलिक मिरर। इसको सही करने के लिए ऐसा मिरर चलेगा, ऐसा ऐसा, ले पाराबोला समझता है ना। अब ये मिरर क्या करेगा कि कोई भी यार कोई भी रे हो, पैराक्सियल हो मार्जिनल हो, सबको एक ही जगह मिलाएगा। तो पाराबोलिक मिरर में लेंस पाराबोलिक होता नहीं है, तो लेंस में आप स्मॉल अपर्चर यूज करिए, और कोई उपाय नहीं है, छोटा लेंस लाओ। बस अब बताओ, ये रिफ्रैक्टिंग वाले में तुमको बड़ा अपर्चर यूज करना ही पड़ेगा, इसका मतलब इसमें ये वाला कांड होगा ही होगा। तो ये प्रॉब्लम है, देखो यहां लिखा है स्फेरिकल एब्रेशन होता है, तो इमेज धुंधला दिखेगा, बराबर क्लियर नहीं दिखेगा, वहां भी लाइट आ रहा, वहां भी लाइट, बिखर जाएगा फटाफटा इमेज। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया, मिटा दें। अब आते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन पे। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है बच्चों, कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लाइट्स में 7 रंग होता है, 7 रंग होता है विग्योर, और इधर से इधर जाओगे तो इसका लैम्डा इंक्रीज होता है ना, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये भी जानते हैं कि नहीं। तो यानी सब डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ये भी आप जानते होगा कि नहीं होगा। फॉर डिफरेंट कलर in lambda f will be different, f डिफरेंट होगा। अच्छा, म्यू से f जुड़ा है, देखो समझाने बच्चों को कैसे होगा भाई, ऐसे हुई तो कैसे हुई, देख रहे हो, ऐसे होगा तो कैसे होगा, तुम लोग को समझा नहीं, म्यू विल बी डिफरेंट। अब मेरे को एक लाइन एक्स्ट्रा और लिखवाओगे तुम लोग, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, ये कभी पढ़े होगे जिंदगी में, अभी भी नहीं दिमाग खुला रे बाप, कौन से नल्ली में जाओगे, खनुआ नाला में जाएगा। देखो इधर म्यू जब अलग होगा तो फोकल लेंथ अलग नहीं होगा, तो वही हम लिख रहे थे, तो एक भाई को हजम नहीं हुआ। सो फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट, 2 लाइन बढ़वा दिए कि नहीं, जगह कम है, दिख रहा छोटा बोर्ड है। फोकल लेंथ डिफरेंट, अब भाई जब फोकस से डिफरेंस है, यहां तो ये बदमाशी कर रहा था, फोकल लेंथ डिफरेंट नहीं था, एक था, लेकिन ये क्या करता था, दूर वाले को दूर भेज देता था, पास वाले को पास, ये धोखाबाजी, ये तो अधिकार है इसका, अधिकार, राइट। भाई हमारा तो फोकस ही अलग है, रेड को हम कहीं और भेजेंगे, वायलेंट को हम कहीं और भेजेंगे, तो ये भी कांड हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ ना, देखो हम इसी में लिख दे रहे हैं, मिरर में नहीं होगा, क्योंकि ये मेकर फॉर्मूला लेंस के लिए बना है, मिरर के लिए तो नहीं बना ना। तो अब देखो, अब आप ध्यान से देखो और सवाल सोचो कि म्यू जिसका ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, म्यू जिसका ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम होगा, तो बताइए किसका फोकल लेंथ कम होगा, रेड का कि वायलेट का, कौन पहले मिलेगा, रेड वाला कि वायलेट वाला, जल्दी बोलो, देखते हैं दिमाग तुम्हारा। म्यू ऑफ रेड और म्यू ऑफ वायलेट में किसका ज्यादा है, वायलेट का, तो फोकल लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो रेड का ज्यादा होगा, तो इसलिए हम लाल पेन से लिख रहे हैं, तुमको लाल लाल फील होना चाहिए, वायलेट का पेन ही नहीं मेरे पास, ब्लू है ना, तो यह देखो, याद रखा क्या हो गया, यह हो गया भैया, इसी कलर से बना भी लेते अच्छा लगेगा। इसने अलग अलग कलर के लाइट को अलग अलग जगह मिला दिया, ये भी गलत है यार, इमेज मेरा बराबर नहीं बनने देंगे ये लोग। ठीक है, अब सुंदर लग रहा होगा।
तो क्रोमेटिक एब्रेशन में डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना, द इनएबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस 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 सिर्फ लेंस में होगा, ठीक है, टू कन्वर्ज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एट डिफरेंट फोकस। तो भैया तो इसका अधिकार है, इसने बदमाशी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भाई फार्मूला पे चलेगा ये तो, म्यू अलग तो भाई फोकस अलग, बात खत्म। पॉइंट में अलग होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं तो पॉइंट में अंतर होता है, 0.1 का फर्क होगा, 0.2 का फर्क होगा, इतना कम। इसका उपाय बता दो सर। इसका उपाय है आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करो। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक यानी कलर, याद हो गया एक बार में ना? बढ़िया ट्रिक बताया। सी फॉर कलर। मोनोक्रोमेटिक का असली डेफिनेशन होता है सिंगल वेवलेंथ, तो कलर मतलब तो वेवलेंथ होता है, यानी एक ही वेवलेंथ का लाइट डालो यार, सही से आठ चाहिए तो रेड डालो तो रेड डालो, ब्लू डालो तो ब्लू डालो, सतरंगी मत डालो, गड़बड़ हो जाएगा, छितर जाएगा इमेज पूरा तुम्हारा, फैल जाएगा, इससे बिखर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, इसी वजह से हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को छोड़ के किस में जाने वाले हैं? रिफ्लेक्टिंग में। सुबह सुबह उठे तो एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी पढ़ना है, जिसको हम लोग कैसे ग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। कैसा होता है बच्चों? देखो यहाँ पर मिरर लगा होता है और ये खुला है, यहाँ पर कांच रहेगा, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट आके इस मिरर पे सबसे पहले टकराएगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आया, इस पे टकराया, इसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर का नाम दिए। तो ऑब्जेक्टिव मिरर दो होता है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें दो ऑब्जेक्टिव मिरर है, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो मिरर यूज करेंगे हम लोग, वो उसमें हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे। आप इन चीजों को लिख लो, क्या लिख सकते हैं कि इन कैसेग्रेन देयर आर टू ऑब्जेक्टिव मिरर्स। कैसेग्रेन में दो ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, यानी मिरर ऑब्जेक्टिव की तरह है। देखो ये सवाल हो सकता है कि कौन दो लेंस में से, जैसे टेलीस्कोप बनाने के लिए दो लेंस लगता है, ऑब्जेक्टिव आईपीस, तो किसको चेंज किए मिरर से, दोनों को कि एक को? एक को, ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिए, और दो ऑब्जेक्टिव मिरर है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर, ये देखो पैराबोलिक है, स्फेरिकल एब्रेशन को कम करता है, याद होगा स्फेरिकल एब्रेशन, एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होने की एबिलिटी। तो ये लाइट आया, यहां टकरा गया, फिर इस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिरर, इसने लाइट को यहां भेज दिया, ये लेंस है आई लेंस, आई लेंस कॉन्वेक्स है। अब ध्यान देंगे, इसमें जो इमेज दिखता है वो सीधा दिखता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वही दिख जाता है अपने को सीधा सीधा। तो मैग्निफिकेशन इसका प्लस है, यानी सेम मैग्निफिकेशन। एक बात ध्यान दो, आप देख सकते हो कि टेलीस्कोप का एक ही मैग्निफिकेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल हो, टेरेस्ट्रियल हो, कैसेग्रेन हो, सबका सेम है, साइन का फर्क है, वो भी एस्ट्रोनॉमिकल माइनस था कि उल्टा था, बाकी सब प्लस है, देख लो आप। एडवांटेज आपको पता है, जो उसका डिसएडवांटेज था वही इसका एडवांटेज बन जाएगा। पहला, स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, बनाना आसान है और पोर्टेबल है, ठीक है। आप इसको जरूर नोट करें, लिख लें, लिखो आप, नोट करो। हम बोल रहे हैं इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वी यूज टू ऑब्जेक्टिव मिरर्स, टू ऑब्जेक्टिव मिरर which is in parabolic shape to prevent spherical aberration, which is in parabolic shape to prevent spherical aberration। अगला पॉइंट में लिखो, देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन बिकॉज वी यूज मिरर। ध्यान देंगे, क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस में होता है, याद है ना, बताए थे, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? लेंस में, मिरर में नहीं करता। तो लेंस में होता है, और हमने तो यहाँ मिरर लगा लिया, कोई बोलेगा ये लेंस लगाती है, बहुत छोटा अपर्चर का है, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लेंस की जगह मिरर लगा लिया, तो नो क्रोमेटिक एब्रेशन लिख लो, लिखो वी यूज मिरर सो देयर विल बी नो क्रोमेटिक एब्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट फॉर्म इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट फॉर्म इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, so it has same magnification as astronomical telescope but with positive sign, so it has same magnification, so it has same magnification as same magnification होता है as astronomical telescope but with positive sign, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा बच्चों। साइन क्या होगा?
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए और एडवांटेज लिख लीजिए।